हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, सीआरपीएफ वाले एग्ज़ाम की हमारी डेट दी हुई है और हमारे 22 से 28 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप या किसी के भी पास जो सीआरपीएफ का फॉर्म फिल किए हैं, ज़्यादा समय उनके पास नहीं है। तो बिना समय गवाए देखिए, मैंने आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट की है, तो उसके लिए आपको डेली इस चैनल पर आना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, क्योंकि कोई भी चौक करने जैसा अपने पास टाइम नहीं है। रीजनिंग की क्लास भी मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी है। रीजनिंग की क्लास डेली सुबह को 7 बजे आपको मिलेगी। मैथ की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है दोपहर 12 बजे। और हिंदी का आपको पता ही है, डेली हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है शाम को 7 बजे। तीनों क्लासेस का टाइम आप नोट कर लेंगे और तीनों क्लास को लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। जीएस की तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हो। आपको जनरल एप्टीट्यूड दिया है, वो जीएस ही है। देखिए, ज़्यादा लोड मैं भी नहीं ले पाऊँगा, तो उसकी तैयारी आप अपने किताबों से या कहीं और से प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको टारगेट पता है, 2100 क्वेश्चन का टारगेट है जो हमारा हिंदी का है। डेली 25 क्वेश्चन कवर करते हैं, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन और मैथ के भी 25 क्वेश्चन, जिससे आपके बीएसएफ या सीआरपीएफ या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो तो उसकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो बीएसएफ और सीआरपीएफ और बीडीओ तीन को टारगेट करते हुए हिंदी है हमारी, और तीनों को टारगेट करते हुए रीजनिंग है। किसी अदर एग्ज़ाम के लिए भी ले सकते हो, ऐसा है नहीं कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर अलग से डाल के देते हैं, तो सब में सेम ही होता है। तो किसी के लिए भी आप ये क्लास ले सकते हो। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो अभी फ़िलहाल हमने बीएसएफ और सीआरपीएफ को किया हुआ है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स जल्दी हैं। एक फरवरी में हो जाएगा और एक एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन हमने कल कवर कर लिए, डेली 25 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो आज हमारा क्वेश्चन होगा 101। पहले आपको क्वेश्चन करना है, उसके बाद आंसर देखना है, जिससे कि आपको पता पड़ सके कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको तीनों बताए थे, कृत वाच्य क्या होता है, कर्म वाच्य क्या होता है और आपका भाववाच्य क्या होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृत वाच्य, क्रम वाच्य और भाववाच्य। कृत वाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। यहाँ पर हमको बताना है भाववाच्य का उदाहरण। कौन सा भाववाच्य है? वह रोती है, स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई थी, वह कौन है, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। तो खेला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, इस तरह से जहाँ भी होते हैं वो होते हैं आपके भाववाच्य। तो 101 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड ऊपर करते हैं थोड़ा। अब देखिए, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है, यानी कि आपके वाच्य से आया था, तो वाच्य को पूरा डिफाइन करके आपको बताया, उसी तरह से हम सारे क्वेश्चन अपने करते हैं, जिससे कि आपका देखिए टॉपिक भी क्लियर होता रहे और आपका प्रैक्टिस सेट भी बनता रहे। क्वेश्चन पता चल जाएंगे किस चैप्टर से, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? जो पर्वतीय शब्द है उसका वाक्यांश आपको बताना है। जो पर्वत पर रहने वाला हो उसे पर्वतीय बोलते हैं, जो पर्वत पर उगने वाला हो उसे पर्वतीय बोलते हैं, पर्वत पर घूमने वाला या पर्वत पर चढ़ने वाला। तो कौन सा हो जाएगा? जो पर्वत पर रहता हो, पर्वत पर रहने वाले पर्वतीय। जैसे हमारे जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं लोग, उनको क्या हो बोलते हैं हम? पहाड़ी लोग। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन, पर्वत पर चढ़ने वाला क्या होता है? पर्वतारोही। अगला है, जिसका कोई अंत नहीं होता वो आदि होता है, अनंत होता है, अनादि होता है या अनंत होता है। तो अनंत ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे? तो सबसे पहली बात तो आपका अनंत लिखा कैसे जाएगा ये आपको देख लेना है। तो आप बोलोगे कि अनंत की वर्तनी शुद्ध है बी वाली, लेकिन जिसका कोई अंत नहीं होता वो क्या होता है? अनंत। आदि से अनंत तक, तो आदि क्या हो गया? शुरुआत। आदि से अंत तक बोलते हैं तो आदि शुरुआत हो गया, तो ये नहीं होगा। अनादि, ये आपको पता ही है क्या होता है अनादि। अगला क्वेश्चन, अगर हम 104, तो आपको यहाँ पर बताना है
देखिए ये एक आपको लाइन दी है, कुछ लाइनें यानी गद्यांश मान लीजिए, गद्यांश दिया है, इनको बताना है एक लाइन में। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, ये लाइनें आपको पढ़नी है, इन लाइनों का सार एक लाइन में आपको बताना है। इस तरह के ये आपके लिए नए क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको नए नए क्वेश्चन कराना ही मेरी जिम्मेदारी है, जिससे आपके एग्जाम में कुछ भी आए और आपसे छूट करके ना जाए। पहला है क्रोध एक क्षणिक भाव है। क्रोध की बात की है, क्रोध कैसा है? क्षणिक भाव, यानी कि जो थोड़ी देर के लिए रहता है। सामान्यतः जब किसी घटना या बात पर किसी कारणवश क्रोध आता है तो कुछ समय के बाद शांत हो जाता है। इसके विपरीत बैर कोई क्षणिक भाव नहीं है। बैर क्या होता है? दुश्मनी। दुश्मनी कोई क्षणिक भाव नहीं है। दुश्मनी बहुत बहुत टाइम तक भी चलती रहती है, ठीक है। जैसे झगड़ा हो जाता है घर में, गुस्सा आता है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन जो मन मुटाव हो जाता है वो हो जाता है हमेशा के लिए। वह न तो क्षण में उत्पन्न होता है और न ही क्षण में शांत होता है। किसकी बात की गई है? बैर की। और यह क्रोध ही आगे चलकर कालांतर में बैर का रूप धारण कर लेता है। कौन कर लेता है? क्रोध। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो क्या होगा हमारा? इस जो भी हमने गद्यांश पढ़ा इसका सार क्या है? आचरण सज्जनता की कसौटी है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये पढ़ा हमने? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, दृढ़ निश्चय सफलता की कुंजी है, या बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो देखिए जो बैर है क्रोध का आचार या मुरब्बा, यानी कि जो कुल मिला के बैर का रीजन है वो क्या है? क्रोध। सिर्फ डी ऑप्शन आपका उपयुक्त बैठ रहा है, बाकी का कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं बैठता। अगला क्वेश्चन है आपका 105, और यहाँ पर बताना है आपको तरणी का पर्यायवाची। एक होता है तरणी और एक होता है आपका तरिणी। अब देखिए तरणी तो मैं आपको बता दूंगा, ये वाला ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। डेली आपको होमवर्क मिलता है, और ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। जो पिछले हमारे प्रीवियस हिंदी के प्रैक्टिस सेट हैं उसमें मैंने आपको बता भी रखा है दोनों बहुत अच्छे से। अब आपको बताना है कि ये वाला तरणी सूर्य का पर्यायवाची है, नाव का, युवती या फिर नदी। 105 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नाव। अगला क्वेश्चन बताना है सिंह का पर्यायवाची है। सिंह का पर्यायवाची कौन सा है? सारंग, इंद्र, मृग या इनमें से कोई नहीं। तो सिंह का क्या होता है? सिंह का पर्याय मृग क्या होता है? हिरन। इंद्र कौन है? इंद्र देवता। अब आपको बताना है कि सारंग क्या हमारा सिंह का पर्यायवाची है या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एक लाठी से हाँकना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अच्छे बुरे का अंतर न करना, समान दृष्टि रखना, कुछ भी न कर पाना, या गलत काम करना। तो एक लाठी से हाँकना यानी सबको एक समान समझना, तो समान दृष्टि रखना। तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पर आपको बताना है रिक्त स्थान के स्थान जगह पर क्या आएगा, यानी कि ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिया है इसकी जगह पर क्या आएगा। अचानक वर्षा के आ जाने से समारोह का मजा हो गया, गाल बजाना हो गया, गुड़ गोबर हो गया, कली खुलना हो गया, या गागर में सागर भरना हो गया। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी, गुड़ गोबर, यानी कि मज़ा खराब हो जाना। गाल बजाना यानी कि इधर उधर की अनर्गल बातें करना। कलई खुलना यानी कि भेद उजागर हो जाना या कोई रहस्य उजागर होना। गागर में सागर भरना यानी कि कम चीज़ में ज़्यादा चीज़ दे देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है एक और एक 11 होते हैं। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? संसार में सब कुछ संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना है, या संगठन में शक्ति। तो 109 का राइट आंसर क्या होगा? संगठन में शक्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 110। अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति। यहाँ पर आपको बताना है लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी, या एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वही वाला सीन है। तो क्या होगा? अपराध करके छिपाना होता है,
अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना होता है, अपराध करके साफ मुकर जाना, या अपराध करके उसे गलत न मानना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। एक तो चोरी की, ऊपर से मुंहजोरी भी की। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य में होता है। महाकाव्य में जीवन का खंड चित्रण होता है, जीवन का बृहद चित्र होता है, दोहा छंद होता है, दोहा छंद या उत्साह भाव। महाकाव्य की बात की जा रही है, तो महाकाव्य में किसी के जीवन का खंड चित्रण होता है या बृहद चित्र होता है, क्या होता है? तो आप बोलोगे जीवन का बृहद चित्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, बताना है रति नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है। तो रति किसका स्थायी भाव की, जो रति स्थायी भाव है किसका है? करुण रस का, वीर, श्रृंगार या इनमें से कोई नहीं। तो आप फटाफट से टिक कर दोगे 112 का सी, श्रृंगार का रति। करुण का क्या हो जाएगा, वीर का क्या हो जाएगा, ये सब आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। वीर का उत्साह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 113, बताना है कि छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप सभी लोगों को कि गण कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है। और किसी भी बच्चे ने गण ये नहीं बताया कि गण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाए अगर वो नहीं आता है तो उसको सर्च कीजिए, लेकिन कमेंट करके उसको बताइए। देखिए, कमेंट करने से मुझे तो बेनिफिट होने वाला नहीं, मुझे तो पता है गण कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको आज भी नहीं बताऊंगा कितने होते हैं। लेकिन ये देखिए, जब आप उसको सर्च करोगे, जब आप किसी चीज़ पर शोध करते हो तो वो आपको याद रह जाती है। अगर आपको नहीं आता तो आप उसको सर्च करोगे, देखोगे, 4 बातें और पढ़ोगे उसके बारे में। अगर नहीं पता है तो आप जानोगे कि गण क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कितने होते हैं, वो सब चीज़ें आपको पता चलेगी। और जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तब आप उसको आराम से कर दोगे, क्योंकि आपको पता है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को समझते ही नहीं हो, ना ही आपने कमेंट किया है, ना ही आपने देखने का सोचा होगा। बस फटाफट 2x की स्पीड पर लगाते हो, प्रैक्टिस सेट, काम ख़त्म। तो चलिए, जैसा आप चाहो। मैं आपको देखिए क्वेश्चन वो ही देता हूँ जो आने लायक हो। क्वेश्चन ऑफ द डे यूं ही नहीं बनता है, कुछ बात होती है, इसीलिए आपको देता हूँ। देखता हूँ आज के 2 क्वेश्चन हैं। एक तो गण कितने प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। कितने बच्चे कमेंट करते हैं? अब बताना है कि अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को, या इनमें से कोई नहीं। तो कल जब मैंने आपको बोला था, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने आपको यगण मगण इस तरह से बोला था। तो क्या बोला था? यगण, मगण, तगण, इस तरह से। तो कितने कितने हैं? 1 2 3। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से सुना होगा तो आपका यह क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को। तो ये कितने वर्ण हो गए? 3। टोटल बताने हैं गण कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन 114, निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? नरेश, सम्राट, नारिंद्र या देवर्षि। तो इनमें से कौन सा एक संधि का उदाहरण नहीं है? तो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर बी। इस शब्द की आप कोई संधि नहीं करोगे। देवर्षि में देव प्लस के ऋषि, नारी प्लस के इंद्र, नर प्लस के ईश, चारों संधि हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? यण स्वर संधि की मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, ई को यण ची, तो ई का ये, ऊ का वह, जिसमें भी होगा वही हमारा यण संधि का उदाहरण होगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। इत्यादि, इत्यादि का क्या होगा? इति प्लस के आदि। तो जब आप इसको इति प्लस के आदि करोगे तो यहाँ पर आ गया आपका ई, छोटी ई है तो सॉरी बड़ी बन गई, छोटी ई है, छोटी ई, तो छोटी ई का क्या हो गया? ये, यहाँ पर हो गया ये जिसको मैंने कट किया, तो ई का क्या हो गया? ये, तो ये ही हो जाएगा आपका। नयन, तो नयन का क्या हो जाएगा? ने प्लस के अन, ये किस संधि का उदाहरण है? तो आप फटाफट से बताइए। रूपेश, रूप प्लस के ईश, एक एक हो जाएगा, एक प्लस के एक, एकक की संधि विच्छेद होती है, 1 प्लस के 1, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन
द्वंद्व का अर्थ है, द्वंद्व का अर्थ जोड़ा या युग्म होता है, समूह होता है, क्रिया होती है या इनमें से कोई नहीं। तो 116 का क्या हो जाएगा? द्वंद्व, जोड़ा या युग्म। जैसे द्वंद्व समास के उदाहरण देख लीजिए, दिन रात है, दिन रात, देखिए इसमें विपरीत आते हैं द्वंद्व समास में। तो दिन रात क्या हो गया? एक युग्म, जोड़ा हो गया। तो जोड़ा क्या होता है? द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है, आज पानी बहुत गिरा, कौन सा वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या इनमें से कोई नहीं। तो सरल वाक्य क्या होते हैं? जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो कौन से होते हैं? सरल वाक्य। और आज पानी बहुत गिरा क्या है? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य को जोड़कर लिखा जाता है, दो वाक्य को मिला दिया जाता है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होता है और एक होता है आश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन 118 बताना है आपको। अलंकार दिया गया है, चंद के भरम होता, मोद है कुमोदनी को, इसमें अलंकार क्या होगा? विरोधाभास होगा, भ्रांतिमान होगा, अतिशयोक्ति होगा, ये सारे अलंकार इसमें हो जाएंगे। आप बोलोगे सारे तो हो नहीं सकते। अब देखिए, जब भ्रम हो रहा है तो भ्रांतिमान ही होगा। ऑप्शन बी, कितना आसान है। अगला क्वेश्चन, आंचल पसारना मुहावरे का सही अर्थ? दया दिखाते हो, भीख देना या दया की भीख मांगना या दयावान बनना। तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो या मूवीज़ में देखा होगा तो क्या करते हैं, जो पल्लू होता है, आंचल किसको बोलते हैं? पल्ले को। जैसे साड़ी का एक छोर जो सर पे रखते हैं वही होता है हमारा पल्लू या आंचल। आप सभी को पता होगा आंचल के बारे में। तो दया की भीख मांगना, पसारना होता है किसी के आगे, जैसे हाथ पसारना यानी हाथ फैलाना, आंचल पसारना यानी आंचल फैलाना, तो किसी से भीख मांगना। अगला क्वेश्चन, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सब एक समान है, सब दुष्ट प्रकृति वाले एक समान हैं, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए या सबको एक समान समझना चाहिए। तो 120 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो देखिए, सब एक समान हम इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे सब दुष्ट प्रकृति वाले एक समान। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से वर्ण होते हैं? तो ए आ होता है, ई होती है, उ होते हैं या अंग एह होते हैं। तो आप बोलोगे अयोगवाह हो गए अंग और एह। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक्य ध्वनि है, दंत्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है। तो मैंने आपको दो तरह की ट्रिक बताई थी और उसमें आपको सारी की सारी पहचान बता दी थी, और वर्णमाला हमने दो पार्ट में अपनी डिवाइड करके की थी। उसकी लिंक मैं या एंड वीडियो में वीडियो लगा दूंगा, आप वहाँ से जाकर के एक बार वर्णमाला देख लीजिए। अगर उसके बाद आप कुछ भी भूल जाओ या वर्णमाला से कुछ भी छूट जाता है तो मैं गारंटी से कहता हूँ चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। एक बार देख लीजिए, अगर ना समझ आ जाए फिर कहना। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण क्या है? जो तय वर्ग है पूरा का पूरा, तो तय वर्ग के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कै, चे, टे, ते। तो क्या आया था? तो तय के आगे क्या आया था? डी। तो डी से क्या था हमारा? दंत्य। दंत्य से क्या था? बी ऑप्शन, यानी 122 का बी। के टी एम डी ओ, ये आपको ट्रिक बताई थी कै चे टे तय पे, इस तरह से। तो ये ट्रिक आप कहीं भी लगाओगे ये कभी भी फेल नहीं होगी। जब तय वर्ग की पूरी बात कर ली है तो वो आपका करेक्ट होगा। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, जो मैंने आपको एक श्लोक मान लीजिए, मुहावरा मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, वो भी मैंने आपको बताया था, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे भी आप कर सकते हो, वो आप जा कर के देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है? तो एक से अधिक उपसर्ग हैं। पहला है आलोचना, समालोचना, सहकारी या सहोदर। एक से अधिक उपसर्ग हैं तो किस में होंगे? फटाफट से अपना आंसर टिक कीजिए। तो आप बोलोगे समालोचना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है आपको दुलारा। दुलारा में उपसर्ग है, तो दुलारा में उपसर्ग बताना है आपको। फटाफट से उपसर्ग बता दीजिए कि दुलारा शब्द में क्या उपसर्ग हमारा होने वाला है।
दुलारा में दुहु होगा, दुहु प्लस के लारा, दू प्लस के लारा, बी तो होने का ही नहीं है और ना ही उपसर्ग होगा, तो ये दो तो आपके खत्म। ए या बी में से एक होगा, वो क्या होगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दुहु नहीं होगा, अगर किसी बच्चे ने दुहु लगाया है तो उसका हो जाएगा इनकरेक्ट। तो ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आज फिर से हमने 25 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं। आत थे में प्रत्यय क्या है? ए प्रत्यय होगा, ए ये प्रत्यय होगा, अधे प्रत्यय होगा, या ई यह प्रत्यय होगा। तो आत थे क्या होगा? अतिथि निकाल दोगे आप, एक अतिथि निकाल दिया यहाँ से, आप बोलोगे अतिथि कैसे निकल जाएगा? तो देखिए, कुछ होती हैं आपकी जिनका अपने आप में खुद वो होती हैं, यानी कि जो अलग होते हैं, जैसे अब बात मान लीजिए, या कुछ आपके जो प्रत्यय उपसर्ग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अपने आप में जो निकलना होता है वही निकलता है, तो अतिथि। अब आप बताइए कि अरे मैंने आपको इतना हिंट दे दिया तो क्या निकलेगा? अतिथि प्लस के ए ये, अगर आप इनको एक जगह कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? आतथेय। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जितने बच्चों का भी बी ऑप्शन है उन सभी का करेक्ट होगा। जैसे आप निकालते हो इतिहास, इतिहास में अगर आप एक प्रत्यय जोड़ देते हो, इतिहास प्लस के एक, तो क्या बनता है? ऐतिहासिक। तो पूरा का पूरा चेंज हो गया, कहाँ इतिहास था कहाँ इतिहास हो गया, तो चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से ये भी अपने आप में ऐसे ही बनेगी। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको देखिए संधि या किसी भी तरह की कोई वीडियो चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपके लिए ले आऊँगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिस भी टॉपिक पे आपको दिक्कत होती है, जिस भी चैप्टर में, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश भी क्यों ना हो, बता दीजिए, आपके लिए आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको देखिए क्लास पसंद आई हो, आपको क्वेश्चन समझ आए हो, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके, क्लास को लाइक करके जरूर जाना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ज़्यादा बच्चों के पास पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए फटाफट से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।